देख रहे हैं जी सलाम जेके। और अब सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात जरा सन्नत की करते हैं। और सन्नत में भी एक मखसूस शोबा जो कारपेट का था, यानी कालीन बाफी का था। और जब हम कालीन बाफी की बात करते हैं तो 70 साल की तारीख को जब आप खंगाल कर देखेंगे, जब हज़रत अमीर कबीर के दौर में इस सन्नत को जम्मू कश्मीर में लाया गया, उसके बाद हज़ारों की तादाद में शहर के अंदर लोगों ने इस सन्नत के साथ खुद को जोड़ा। न सिर्फ शहर के अंदर बल्कि गांव देहात तक भी ये काम चला। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके कश्मीर में कालीन सन्नत रूबज़ ज़वाल हो रही है और हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से सन्नत से वाबस्ता लाखों लोग कसम पुरसी के शिकार हो रहे हैं। सन्नत की अहियाए नौ के लिए कई इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और अब एक खबर यह भी आ रही है कि कारपेट विलेज कायम करने पर सन्नतकारों की तरफ से जोर दिया जा रहा है। सन्नतकारों की तरफ से जोर दिया जा रहा है। अब ये बात समझिएगा कि सन्नतकार किस चीज़ पर जोर दे रहे हैं जी? कारपेट विलेज बनाया जाए। कारपेट विलेज में क्या होगा जी? खदुखाल क्या होगा कारपेट विलेज के अंदर? वहाँ पर आप मार्केटिंग के लिए जी चीज़ों को लाएंगे। यानी बेसिक जो मुद्दा था वो ये था कि सन्नत की अहियाए नौ कैसी हो, यानी इस शोबे के साथ जो लोग पहले जुड़े थे उनकी हालत को कैसे बेहतर बनाया जाए और मजीद नौजवानों को इसकी ओर रागिब कैसे करें। मकामी सन्नत है हमारी ये, लेकिन रूबज़वाल हो रही है। क्यों? दो वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरनेशनल एस्पेक्ट को देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं, तो दो चीज़ें आपके सामने आ रही है। एक ये कि जम्मू कश्मीर की कारपेट इंडस्ट्री ने जदीद खदुखाल को, जदीद आलात को जहां इस्तेमाल करने से मना किया और जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया, वहीं पर दुनिया भर के अंदर जो कालीन बन रहे थे वो लाइट वेट भी बने और साथ साथ उस पर रकूमत भी कम लगी। उस वजह से वो मार्केट वैल्यू उनका बढ़ा और हमारा घटा इंटरनेशनल मार्केट में कश्मीर का कालीन आहिस्ता आहिस्ता करके धूल चाटने लगा। एक तो ये बड़ी वजह बनी और दूसरी बड़ी वजह ये बनी सरकारी सतह पर जो सिस्टम होना चाहिए था एक उस आदमी के लिए जिसके घर में ये कालीन बनती है, कालीन की दुकान होती है और 5 से 6 लोग इस पर काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं और फिर पीनट उन्हें मिलता है, यानी उनके पास पैसा बहुत कम आता है। लेकिन जो मालिक इस कालीन का होता है वो अगर इन्हें 10 से 20 हज़ार देता है तो 10 से 20 लाख में कालीन भी बेचता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये जो तफावत दोनों के अंदर थी इसको खत्म करने की जरूरत थी। शायद न हुकूमतों ने तब इस पर सोचा और ना ही आज कोई बड़ी पॉलिसी इस पर हो रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल बिगड़ रही है। सरकार ने जरूर एक चीज किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनकी बनाई और उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर सिस्टम को कैसे चलाना है उसकी ओर बाद में तवज्जो नहीं दी गई और ना ही तवज्जो मुंतखबा हुकूमतों में दी गई और ना ही तवज्जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया ही दे पा रही है। यही वजह है कि नौजवान इस सनत की ओर जा नहीं रहा है और इस सनत में जो एवेन्यूज हमारे पास थे, रोजगार के वसाइल जो पैदा हो सकते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो रहे हैं। लेकिन जरूर अब जो मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है इसमें कहा जा रहा है कि अब जी एक कारपेट विलेज बनाया जाए, इसकी ज़रूरत है। और ये कारपेट विलेज जो है ये दुनिया यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अपनी मेकिंग्स को रखेंगे। इसके साथ साथ सिल्क हैंडमेड कारपेट, ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री हमारी है जी। तकरीबन 100 करोड़ के आसपास का इसका पूरा टर्नओवर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी जो ये देखना होगा कि ये भी रिवाइवल इसका कैसे हो सकता है, लोकल का रिवाइवल कैसे हो सकता है और दोनों को फ़ायदा कैसे दिया जाएगा उन लोगों को जो इस कालीन को बनाते हैं। वीवर जो है, जो मेन पिलर है इसका, जब तक आप उसकी अहियाए नौ के लिए काम नहीं करेंगे, उसकी माइशत को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक सन्नत आगे बढ़े शायद ये मुश्किल ही है। चलिए श्रीनगर आपको लिए चलते हैं और इस सनत से वाबस्ता लोगों की बात भी हमने आपके सामने रखी, जहां पर कारपेट विलेज बनाया जाए, इसके क़याम को लिए मंजूरी दी जाए। तजावीज़ हुकूमत के सामने रखी गई, वक्तन फ़ौक्तन इस हवाले से दोबारा इंतज़ामिया को या हुकूमत को आगाह भी किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त सनत की मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए या इससे निकलने के लिए, इस बहरान से बचने के लिए कैसे सनत को मजीद आगे बढ़ाकर इसके काम को फरोग दिया जा सकता है, सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल श्रीनगर से। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। कारपेट सनत की बात हो रही है, कई बार इंतजामिया के सामने तजावीज़ रखी गई कि इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए, सनत को बचाने और लाखों लोगों के रोजगार को बचाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। आज के वक्त में भी इस सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर इक़दाम नहीं किए जा सके तो इस सनत का मुस्तक़बिल क्या?
बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ गवर साहब, आपका भी शुक्रिया। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में करीबन करीबन 15 काबल मसीह में जम्मू कश्मीर में अब तकरीबन ये पूरा वक्त जो है 700 साल के करीब पहुंचा, जब ज़ैनुल आबदीन और पर्शिया ने मशरिकी वस्ता से माहिरीन की टीम जो कि पर्शियन जानते थे, और उसके बाद इस कारपेट सन्नत को जम्मू कश्मीर के बेरोजगार आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त जो रूलर थे, रूलर ने न सिर्फ उन्हें माली मावनत की, बल्कि उन्हें तरबियत और इस हुनर को आजमाने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए बड़ी हौसला अफजाई की। वक्त गुजरता गया, 700 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। जिस वक्त आपने हवाला दिया कि डाउनटाउन के साथ साथ बहुत सारे इलाके हैं जो हर दूसरे घर में आपको कॉर्पोरेट का वो बाज़ाब्ता तौर पर शॉप सेंटर था, और खुसूसी तालीम के जरिए एक डिकोडर बनता था जो एक दूसरे 6 साथियों को समझाया जाता था कि आपने कालीन बुनने के लिए किसी खास तालीम को याद करना होगा, और ये बड़े माहिरीन माने जाते थे। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि चूंकि जम्मू कश्मीर में सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती है 5-6 महीने में, तो 5-6 महीने के अंदर न सिर्फ नौजवान बच्चे बच्चियां बुजुर्ग बल्कि इनके साये में इन लोगों की कालीन जब कॉन्ट्रैक्टर की 1 साल 1.5 साल में तैयार होती थी तो इनको अच्छी खासी रकम मिलती थी, जिसके बाद शादी ब्याह के प्रोग्राम में इनको और मदद मिलती थी। हमने खुद मुशाहिदा किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस हुनर की इस आमदनी पर अब उन्होंने हज का भी फरीजा अदा किया। यानी ये इसमें बरकत भी थी और इसमें घर के 4 दीवारी के अंदर ही आप काम करते थे। वक्त गुजरता गया, वुड कार्विंग के साथ साथ कारपेट इंडस्ट्री और जो मिडल ईस्ट या मशरिकी वस्ता से जो बड़ी नेमतें लेकर आए थे बड़े बड़े बुजुर्ग, ये जवाल पजीर हुई और सरकार ने इसकी सरदमोहरी का खुद एक जैसे डेडलाइन मुकर्रर किया गया था। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि KCCI या जम्मू कश्मीर का जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि गवर्नमेंट को कि वो थोड़ा सा 200 कनाल अराजी फराहम करें जहाँ पर उनके लिए न सिर्फ खसूसी रिहायशी सहूलियात रखी जाए बल्कि इस कारपेट की सनत को और जवाल पजीर होने से बचाया जाए। बहुत कम लोग हैं जो अब इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। लेकिन इसके बाद ताज़ा तरीन इत्तलात यह है कि एक पोर्टल रजिस्टर किया जाएगा जिसमें जो लोग इस सनत के साथ वाबस्ता हैं वो इस सनत में अपने नामों का इंदराज कराएं, और उसके बाद वक्त आने पर यह प्रपोजल अगर चीफ सेक्रेटरी या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस से गुजरा, उन्हें लगा कि बेहतर प्लान है, प्रपोजल है, क्योंकि इसका मार्केटिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। जब आप इसको तैयार करते हैं लोन वगैरह लेने के बाद, जब आप इसको तैयार करते हैं तो इसकी कीमत लाखों रुपए में हो जाती है। न सिर्फ आर्टिजन की तनख्वाह निकलती है बल्कि जम्मू कश्मीर का साइन बोर्ड भी इससे माना जाता है। जिस वक्त आप बैनुल अक़वामी मार्केट की बात करते हैं, मुझे लगता है आइंदा कुछ दिनों में इस सनत के और जवाल पजीर होने से बचाने के लिए सरकारी इक़दामात और सरकारी कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर सरकार बर वक्त जागी तो इस इंडस्ट्री को अभी भी बचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जब हम इस मामले में जरा 2 चीज़ें मैं ऐड ऑन कर दूं और हम अगली खबर पर चलेंगे जी। जब हम इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट्स को खंगालते हैं और एक इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट जो सामने रखी गई थी साल 2011-12 के दौरान, तो उसमें कहा गया था ये जो हमारी ये सन्नत है, कारपेट इंडस्ट्री है, डेट कॉस्ट $86 मिलियन। अब आप समझ सकते हैं कि इसका एक्सपोर्ट कितना था जी। एक्सपोर्ट $86 मिलियन साल 2011-12 में इसका एक्सपोर्ट होता था। लेकिन उसके बाद बैक वक्त इसका जवाल शुरू हो गया। साल 2016-17 में यह महज 50% नीचे आ गया, सीधे 50% डाउन हो गया। यह इकोनॉमिकल सर्वे की रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं। जबकि ईरान का एक्सपोर्ट बढ़ा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता कि जी कारपेट इंडस्ट्री दुनिया भर में खत्म हो रही है, नहीं, हमारी खत्म हुई, ईरान की बढ़ी। ईरान की कितनी बढ़ी? $275 मिलियन बढ़ी उस वक्त में जब हमारी खत्म हुई। अब ये हमारी खत्म हो रही है, ईरान की बढ़ रही है, तो रिसर्च इस पर होना चाहिए था। और हमारे पास जो पुख्ता एदाद शुमार है वो ये है कि इस पर रिसर्च हुआ नहीं, जिसकी वजह से आज के दिन में श्रीनगर के अंदर शायद ही कोई कारपेट यूनिट आपको मिलेगा। दूर गांव देहात में आपको जरूर अभी भी नजर आएंगे, लेकिन शहरी श्रीनगर के अंदर मुकम्मल तौर पर इसका सफाया हुआ है, जिसकी वजह से एक यूनिट के अंदर जहां 6 से 8 लोग रहते थे, अगर आप 10 यूनिट इनको मानेंगे तो देखिए कितने लोग इसके साथ और कितनी फैमिलियां जुड़ती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह इस पर और भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जल्दी से कुछ बड़ी और अहम खबरें और फिर आपको आलमी खबरों की ओर भी लेना है। बिल्कुल, कारपेट के बाद अब जरा बात दस्तकारी की जब हो रही है तो कश्मीर की दस्तकारी भी इस वक्त तबाही के दहाने पर है, क्योंकि आलमी मार्केट में मांग 2 साल से बंद है और इसका बराह रास्त असर इस
सनद से वाबस्ता लोगों पर देखा गया है। सालाना 1700 करोड़ रुपए जो इस वक्त नुकसान भी उठाना पड़ता है। 2,50,000 कारीगर जिनका रोजगार कश्मीर वादी के अंदर या जम्मू के अंदर अगर कोई है तो मुतासिर हुआ है। कई बरसों में कश्मीरी दस्तकारी, कालीन बाफी, शाल बाफी और इसके अलावा बाकी जो काम होता पेपर माशी वगैरह और लकड़ी पर जो नक्श निगारी का काम होता है, आलमी मार्केट ठप पड़ी है, जिसकी वजह से इस सनद से वाबस्ता लोगों को अपना सामान फरोख्त करने का मौका नहीं मिलता। यानी जो आदादुशुमार आपके सामने पहले हमने रखे उन्हीं में से अगर थोड़ा सा अलग किया जाए तो 150 करोड़ रुपए का नुकसान इस साल भी इस सनद को उठाना पड़ा है और गुज़श्ता 2 वर्षों के दौरान दस्तकारी शोबे को 1650 करोड़ रुपए का खसारे का सामना है। 2 साल से जब मंडियां बंद पड़ी हैं, अगर कुछ बनता भी है लॉकडाउन के दौरान तो वो भी बाहर ना पहुंच पाना, इसका बराह रास्त ये मतलब हुआ कि बहुत सारी जिंदगियां कश्मीर वादी के अंदर शायद तबाही के दहाने पर खड़ी हैं और 2.5 लाख के करीब कारीगर या कामगर जो इस सनद से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनका कामकाज मुतासिर हुआ है। और हर साल दस्तकारी बरामदात की जो इस वक्त तकरीबन 1700 करोड़ रुपए कमाया जाता है, वो नुकसान होना 2 साल का आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1 साल के अंदर अगर 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे शॉल बनाने वाले, कालीन बनाने वाले, जो पहले भी आपके सामने हमने तफसीलात रखी, दस्तकारी से डायरेक्टली जुड़े वाले 2.5 लाख से ज़्यादा ये कहीं तादाद बनती है। लेकिन 2 साल के दौरान आप देखेंगे कि गुज़श्ता बरस जो कोविड लॉकडाउन लगा, उसके बाद दोबारा सेकेंड वेव से पहले लॉकडाउन और उससे पहले हुकूमती फैसलों की वजह से बंद या फिर जिस तरह के हालात रहे, उसका असर 2.5 लाख से 3 लाख लोगों तक या जो रोजगार कमाने वाली सनद से जुड़े हुए लोग थे उनकी जिंदगी पर पड़ा और सालाना 1700 करोड़ रुपए तक नुकसान पहुंच जाता है सनद से जुड़े हुए लोगों का। तो ये 2 चीज़ें, 2 अलग अलग डिटेल्स आपके सामने रखने का मकसद ये कि हालात में किस कदर तबाही के दहाने पर न सिर्फ कदीम विरसे को रखा है, कश्मीरी दस्तकारी को रखा है, बल्कि आलमी मार्केट जब बंद है तो इससे बराह रास्त जिंदगियों पर कश्मीर वादी के अंदर भी असर पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात उस स्कॉलर के हवाले से करते हैं जो गुज़श्ता बरस आज से ठीक 1 साल पीछे आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक पीएचडी स्कॉलर लापता हुए थे। श्रीनगर के पीएचडी स्कॉलर के लापता होने का मामला इसलिए दोबारा सुर्खियों में है क्योंकि लापता स्कॉलर के 4 दोस्तों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है। गुज़श्ता बरस 13 जून को हिलाल जो कि पीएचडी स्कॉलर था और ट्रैकिंग के दौरान जो गांदरबल के इलाके से लापता हुआ था, घर वापसी नहीं हुई थी और उसके बाद दोस्तों पर कुछ शक था, उनसे पूछताछ हुई थी। लेकिन अब 4 दोस्तों का, श्रीनगर के पीएचडी स्कॉलर का जब लापता होने का मामला जिसे 1 साल मुकम्मल होने वाला है, तो 4 दोस्तों का नार्को टेस्ट करने की पुलिस ने तैयारी कर ली। और ये नार्को टेस्ट माना जा रहा है कि आज किया जाएगा। गुजरात के अंदर ये टेस्ट आज होगा और उसके बाद वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि अब वाकईतन वो मिलिटेंसी के अंदर शामिल हुआ है या कुछ का कत्ल हुआ है, क्या कुछ हुआ है। मामला अब यहाँ पर अटक गया कि नार्को टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो बड़ी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। बढ़ते हैं जी आगे जल्दी से। अब जरा कुछ अहम खबरें आपके सामने रखेंगे बैनुल-अक़वामी सतह की और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ेर असर कश्मीर, ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर जब चुनाव होने हैं तो उस हवाले से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पीओके के अंदर चुनाव होना है और 25 जुलाई के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, यानी पीओके की असेंबली के अंदर चुनाव होगा और जुलाई 25 इसके लिए हतमी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं उसके मुताबिक जो पेपर, नॉमिनेशन पेपर जो है वो 21 जून तक सबमिट किए जा सकते हैं। फाइनल लिस्ट जो होगी वो 3 तारीख को होगी, जुलाई 3 तारीख को होगी और इलेक्शन जो 45 रिप्रेजेंटेटिव्स की होगी, 45 लोग जो असेंबली के अंदर हैं उनके लिए जो चुनाव होना है वो उसके बाद होगा। इसमें 45 में याद रखिएगा 33 जो है वो पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के होंगे और 12 लोगों की वो लोग होंगे जो जम्मू कश्मीर, यानी जो वहाँ पर माइग्रेंट्स हैं, यानी इस पार वाले कश्मीर के थे, उस पार थे, वो वहाँ चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। तो 12 नशस्तें उनके लिए मुख्तस रखी गई है। ये चुनाव इंतहाई दिलचस्प है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर जब चुनाव हो रहे हैं तो फौज के साथ साथ वहाँ पर जो इमरान खान की बड़ी जमात है पीटीआई है वो पूरी तरह से वहाँ पर चुनावी दंगल में जुड़ चुकी है और साथ साथ जो पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी और अपने नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया। यानी काफ़ी दिलचस्प चुनाव होंगे, लेकिन इन चुनावों के बीच नाराबाजी भी हो रही है।
हुकूमत के खिलाफ बयानात भी आ रहे हैं। सब पर हमारी नजर रहेगी। थोड़ी थोड़ी खबर आपको हर दिन हम आपको बताएंगे कि चुनाव किस तरीके से वहां चल रहे हैं। बढ़ते हैं जी आगे। चलिए बात G7 इजलास के हवाले से आपको बताते हैं और आज का दिन काफी अहम है। G7 इजलास में आज 12 जून है और भारत का मौक़िफ़ भी आज के इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को, जिन्हें यूके के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की तरफ से बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होने के लिए दावत दी गई थी और उस दावतनामे को कबूल करते हुए वीडियो लिंक के जरिए वज़ीर-ए-आज़म आज अपनी बात रखेंगे। और बड़ी बात यह है कि G7 के इजलास में, जहां पर अमेरिकी सदर पहली बार इक़्तिदार में आने के बाद इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, वहीं पर इटली, जर्मनी समेत बल्कि जर्मनी के साथ साथ फ्रांस के सदर और कनाडा की वज़ीर-ए-आज़म भी यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन उन सब के बीच में नजरें भारत पर भी रहेंगी। ये दूसरी बार ऐसा होगा। पिछली बार कोविड की वजह से प्रोग्राम मनसूख हुआ था वज़ीर-ए-आज़म का, लेकिन आज उन्हें बतौर मेहमान खुसूसी बरतानिया की तरफ से इस बार मदऊ किया गया है और आज के प्रोग्राम में भारत का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म वीडियो लिंक के जरिए पेश वीडियो लिंक के जरिए से वो जरूर देंगे। लेकिन एक बड़ी बात जो G7 के मुल्कों से बाहर आई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जब G7 के हाशिए पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चल रहा था तो फ्रांस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फ्रांस की तरफ से जो बयान सामने रखा गया है उसमें साफ कर दिया गया है कि भारत के मौक़िफ़ की तायीद उन्होंने किया है। यानी भारत जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन के मामलात पर बात कर रहा है, फ्रांस की तरफ से उन सभी चीज़ों की मुकम्मल तौर पर तायीद कर दी गई है और ये बात साफ कर दी है कि G7 देशों ने जो पाबंदियां लगाई हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि जब वैक्सीन बनता है, सीरम इंस्टीट्यूट जब वैक्सीन बना रहा था, कुछ चीज़ें बाहर से लानी थी, उनका ताल्लुक G7 मुल्कों से, जिनमें अमेरिका सब सरसफरिस्त है, तो उन्होंने कहा कि वो पाबंदियां जी हटनी चाहिए, तभी जाकर वैक्सीनेशन का अमल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर तेजी के साथ बढ़ सकता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉर्नवॉल के मकाम पर हुई G7 की, तो उसमें फ्रांस के मोनाकन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह साफ कर दिया गया कि भारत जिस मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, कोरोना मुखालिफ जंग लड़ रहे हैं, अमेरिका को चाहिए और G7 मुल्कों को चाहिए कि वो पाबंदियां नरम करें ताकि वैक्सीनेशन तेजी के साथ हो सके, न सिर्फ मुल्क के अंदर यानी भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर भी हो। एक तो ये बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ इसमें कल बोरिस जॉनसन की तरफ से जब अलहदा ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने कहा कि उनका मुल्क भी अफ्रीकी मुल्कों के साथ साथ जो इंतहाई गरीब मुल्क है, जहाँ की आवाम के पास कुव्वत खरीद बड़ी कम है, उनके लिए 7 मिलियन डोजेज जो है वो फराहम करेंगे वो, ताकि वहाँ पर वैक्सीनेशन मुफ्त में हो। तो कुल मिलाकर G7 इजलास में वज़ीर-ए-आज़म गए नहीं, लेकिन ज़रूर वीडियो लिंक के ज़रिए से अपनी बात रखेंगे और उम्मीद लगाई जा रही है ये जो बातचीत है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आज के शेड्यूल की, क्योंकि थीम जो है आज की मीटिंग का वो है बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्ग, ब्रिंगिंग बैक टुगेदर और बिल्डिंग बैक ग्रीनर। ये बड़ी चीज़ें, ये 3 थीम्स हैं। इन्हीं 3 थीम्स को लेकर आज वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपनी बात वीडियो लिंक के जरिए से G7 मुल्कों के सामने रखेंगे। जी आसिफ, चलिए बात बच्चों के हुकूक के हवाले से करते हैं और आज का दिन काफी अहम है। 2 दिन पहले एक रिपोर्ट भी सामने आई है और आज का दिन बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती है उसके खिलाफ दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के अंदर भी तकरीबात का एहतमाम होगा। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से चाइल्ड लेबर डे, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे के तौर पर आज के दिन को मनाएगी, जहां पर बच्चों को जबरी मुशक्कत से निजात दिलाना दिन को मनाने का मकसद है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात की तरफ तवज्जो मबजूल कराना भी आलमी बरादरी को इस वक्त जो मकसद है आज के प्रोग्राम का, आज के दिन का रहेगा। दुनिया भर में तकरीबात का एहतमाम होगा और रिपोर्ट, इससे पहले मैं उसके कुछ आदाद व शुमार आपके सामने रखूं, लेकिन आज के दिन पर जो फोकस किया गया आलमी इदारे की तरफ से भी और बच्चों के लिए जो तंजीमें काम कर रही हैं दुनिया भर के अंदर, वो ये मानती हैं कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिन पर तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए, मुकर्रीन इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें और उसके बाद मजीद अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उस पर आगे बढ़ा जाए। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह पता चला, आलमी इदारा मेहनत और अक़वाम मुत्तहिदा की चिल्ड्रन फंड की जो मुश्तरका रिपोर्ट सामने आई उसमें यह पता चला है कि हर 10 बच्चे में से 1 बच्चा मजबूर किया जाता है मजदूरी करने के लिए, या उसको हालात मजबूर करते हैं या कहीं पर उससे जबरी मुशक्कत कराई जाती है। ये खुलासा पेश किया गया इस रिपोर्ट में। दूसरी बात कि 2016 में दुनिया भर के अंदर जो बच्चे, साल 2016 में, ठीक आज 4.5-5 साल पहले आप देखेंगे तो जिन बच्चों से मजदूरी कराई जाती है 2021 जून के महीने तक
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक उस तादाद में यानी 2016 में जो थे 2021 में 84 लाख तक बच्चों की इजाफा हुआ, यानी तादाद 84 लाख तक बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अंदर दो परेशानियां इस वक्त चैलेंजेस बनकर उभरी हैं। एक ये कि बच्चों से जबरी मुशक्कत, इससे निजात दिलाना एक बड़ा चैलेंज। दूसरा ये कि गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को, उनके मुस्तकबिल को कैसे यकीनी बनाया जाए, ये दूसरा बड़ा चैलेंज। और रिपोर्ट ये बताती है कि इस बार भी दुनिया भर के अंदर 16 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी करने पर मजबूर हैं, और इसी मकसद से आज का दिन दुनिया भर के अंदर इश्फाक मनाया जा रहा है। चलिए जी, फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे। उसके बाद फोन लाइन हमारी खुलेंगी इस खबर के बाद, क्योंकि आपकी आवाज़ भी सुननी है, आपकी बात को भी सुनना है। लेकिन बात जरा उस इजलास की भी करते हैं जिस पर आज सबकी नजर रही, मुल्क भर के अंदर आज इस पर नजर रहेगी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का इजलास आज होने जा रहा है। जीएसटी काउंसिल का इजलास आज थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, और इस इजलास के अंदर जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग के अंदर टैक्स कट की बात हो रही है, यानी जो कोविड के रिलेटेड मामलात हैं उस पर जो अद्वियात लग रही है या ब्लैक फंगस पर जो दवाइयां लग रही हैं उसको लेकर आज एक हतमी फैसला जो है वो लिया जा सकता है, और जो रियायत दी जा सकती है सरकार की तरफ से वो आज देने का ऐलान किया जा सकता है। 44वां इजलास जो है वो आज जीएसटी काउंसिल का हो रहा है, और उसमें मेडिकल सप्लाईज टू ट्रीट कोविड-19 ये बेसिक एजेंडा है जो रखा गया है। और मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना की तरफ से जो बात सामने रखी गई है, उन्होंने ये कहा है कि लगातार उन्होंने मरकजी हुकूमत और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ अपनी बात रखी है और उनकी रिकमेंडेशंस भी लगभग तय है। और आप देखना होगा कि आज ब्लैक फंगस हो या कोविड मैनेजमेंट रिलेटेड सप्लाई मेडिसिन हो, उसको लेकर कितना बड़ा फैसला और कितनी बड़ी राहत जो है ली जा सकती है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद आज वज़ीर ख़जाना इन दोनों मामलों पर एक बड़ी बात सामने रखेंगी, जिससे न सिर्फ आम लोगों को मदद मिलेगी बल्कि जो कोविड मुतासरीन हैं या फंगस मुतासरीन लोग हैं उन्हें भी थोड़ी सी राहत उस वक्त मिले जब उन्हें टैक्स से मुस्तस्ना की जाएंगी चंद दवाइयाँ। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आज काउंसिल का इजलास, और इजलास के अंदर यही एक एजेंडा है जिस पर मोहर लग सकती है। नजर हमारी पूरी रहेगी कि काउंसिल के इजलास में क्या कुछ हुआ है। 9:40 का वक्त हो गया जी। अब हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, आपसे हम बात करेंगे, आपकी आवाज़ को सुनेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। हुकूमत बराह रास्त भी सुन रही है और बाद में हमारी चैनल्स भी कोशिश करती है कि उन सभी चीज़ों को मुतल्लिक अफसरों तक भी पहुंचाया जाए। छोटी सी हमारी कोशिश है, काम एट द एंड ऑफ द डे अफसरों ने करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर करना है। हमारी ये कोशिश जो है ये ब्रिज बनने की है उन दो छोरों के बीच में, उन दो साइड्स के बीच में जहां पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव है, जहां पर इस वक्त बहुत ज़्यादा खलीश है और एक दूसरे को सुना नहीं जा रहा है, या तो कोविड का बहाना बनाया जा रहा है या कोई और परेशानी है। इसलिए आप घर बैठे अपनी बात रखिएगा इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे सुनेंगे। लेकिन जब आप हमारे साथ बात करेंगे तो दो चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीवी की आवाज़ मुकम्मल तौर पर आपने बंद करनी है, अपना नाम, इलाके का नाम भी बताना है, और फिर सीधे सीधी बात उस मामले की करनी है, उस मसले की करनी है जिसको लेकर आप बात रखना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत जी आज की पहली फ़ोन कॉल की। देखते हैं कि कौन कॉलर कहां से हैं और क्या कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के सामने वो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी अपना नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिला कुपवारा राशनपोरा क्रालपुर किन गांव पेवन जी 2 वरी गई PMG स्कीम तहत रोड तो रोड लागन इन बट प्राटन बस बगिन कह रोड जबरदस्त खस्ता हालत, जबरदस्त परेशानी तकरीबन 5,000 लोग नम गामिक जबरदस्त परेशानी गसान। दुम कत मोहतरम यह कि 1 वरी ब्रो लोग ये स्कीम तहत ट्रांसफार्म तार त्रोमुत, पोल वगैरह त्रिमित, ट्रांसफार्म पत्थर थ ट्रांसफार्म ये लगान तथ थत, लेकिन 1 वरी गो तम ब्रोखन गरों मज जन महल महल ग तार तम आम त्रावन कह हाइटेशन लगे तान तम ब्रो तार त्रित कहें पृछान तथ ट्रांसफार्म सह दोदरान तथ पत्थर गवर्नमेंट अगर पोस लगाए तथ पृछन कह तम पे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोग्राम में शुमाली कश्मीर से अपनी बात रखने के लिए मुतल्लिका हुकाम से नाराजगी, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए सूबाई या ब्लॉक सतह पर जो इंतजामिया काम कर रही है मुतल्लिकीन उन तक आपकी बात पहुंच गई होगी। एक और कॉलर, नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर श्रीनगर पे मुश्ताक अहमद जी। सर अर्ज मसला आसान तमिस बात कर बोजान बड़े मतलब
फिक्र सान सह मसल सोन मगर अर्ज सह मसल आवाज ब्रो पकान मतलब इन जन हुक्मरान तान तुम वातान सह वाद करान तिम नश सह वातान तो तिम क्या कार्रवाई करान तो मसल क्लियर मगर कह मसल हल गया वो तुम वातो सह ब्रो तिमो कोर यीटा मसल यीटा परेशानी जहाँ मकल मगर मे बासान तुम पे जिम्मेवारी वाला मगर हुकूमत कह फिक्र अमला करान कहें बह यू कर दाव कह 100% गसान लेकिन जरूर मे यह चाहन हेक बह वसूख सान तुम वन अगर सान तरफ 10 डिमांड डेली गसान 10 न 2-4 कथ आसान जरूर तिम तुरंत कार्रवाई गसान ये फीडबैक दिवान या लुक पे फोन कर वन ना अस गो यह मसला हल इत पे रोज कमी वन यह गोस बे पूरे गसन तो तथन थोड़ा सा मुतमैन कि लकट मकट कोशिश कर तमिक थोड़ा सा नतीज जरूर नेरान। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉलर इंतजार कर रहे हैं, नाम बताएं अपना। हेलो जी हेलो जी जी नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, मैं बारामूला फराज साहब अब्दुल मजीद खान अर्ज कर रहा हूँ सर। जी खान साहब बताएं। अर्ज वही है सर, हमारी वो लैंड एक्सचेंज की फाइल जो है सर उसी के लिए हमने अर्ज किया था। आपको आपकी जो लैंड एक्सचेंज की फाइल है ना अभी मुझे भी वो नहीं मिल रही है कहाँ पर। मसला ये है कि लास्ट टाइम तो हमने थोड़ा उसको रिलोकेट किया था लेकिन उसके बाद मैंने जिनसे बात की थी उन्हें या तो तब्दील वहाँ से किया गया है, जो अफसर वहाँ डील कर रहे थे। अब दोबारा हमने डिप्टी कमिश्नर साहब की नोटिस में भी इस मामले को लाया है। उम्मीद करें कि कोई मसला इसका हल हो। लास्ट टाइम तो थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन उसके बाद जो फाइल का मामला है वो तो आपने भी खुद देखना पड़ेगा कि है कहाँ पर, एग्जैक्ट पता हो किसके पास है तो अकॉर्डिंगली कार्रवाई भी हो सकती थी, उनसे बात भी हो सकती थी। जिला तरक्याती कमिश्नर की तब्दीली हुई थी तो कल शाम भी आपकी बात डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंचा दी गई है और होप्स हो कि जल्दी कोई इसमें मजीद कोई इकदाम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हजूर। मैं कुछ कहने की जरूरत करूं? जनाब बिल्कुल, आपने कॉल किया तो जनाब आप करें। महकमा सेहत और कोविड की तरफ आप खुसूसी तवज्जो हमेशा देते हैं जी, बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों को जानकारी फराहम करते हैं कि हमारी सरकार ने क्या इक़दाम उठाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंसान तो है जिनके सीने में एक दिल है जो धड़कता है लोगों की लिए। अर्ज ये है कि शख्सी राज से छुटकारा मिले हुए में 70 बरस हो गए जी। आज तक यहाँ प्राइवेट क्लिनिकों पे इलाज करने वाले डॉक्टरों के लिए फीस की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। कोविड है, आज तमाम ओपीडीज जो सरकारी अस्पतालों के वो बंद पड़े हुए हैं। लाजमी है कि अगर किसी शख्स को दर्द सताता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। अल्टरनेटिव मुतबादल इतना ही है कि वो प्राइवेट क्लिनिक पर जाए जी। क्या हमारी सरकार ने ऐसे इक़दाम उठाए हैं कि प्राइवेट क्लिनिकों पे इलाज करने वाले डॉक्टरों के लिए कोई फीस की हद मुकर्रर की है? एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए फीस क्या है? एमडी डॉक्टरों के लिए फीस की हद क्या है? और उससे ऊपर जो बड़े डॉक्टर साहब हैं उनके लिए फीस की हद मुकर्रर क्या है? एक प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउंस नियर अबाउट 80% डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउंस ले रहे हैं। जो बड़े अस्पतालों में काम करने वाले हमारे मसीहा लोग हैं, सलाम करते हैं हम उनके काम को। क्या इसके बावजूद यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी है? जाहिरी तौर पर मैं दो चीजें मैं इसमें जी बात करना चाहता हूँ। एक तो जब मुल्की सतह पर मैं अभी देख रहा था, मुल्की सतह पर भी इस तरीके का कोई कानून नहीं है पार्लियामेंट के अंदर कि जहाँ पर हद मुकर्रर की गई हो कि किस डॉक्टर की कितनी फीस होनी चाहिए प्राइवेट प्रैक्टिस के हवाले से, नंबर एक। नंबर दो, जब विज़ावी जम्मू कश्मीर के जाविये से हम देखते हैं तो सिर्फ सिक्किम सो रहा है जहाँ पर डॉक्टरों पर पाबंदी है क्योंकि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उसका पैसा दिया जाता है। रेस्ट जितने भी डॉक्टर है वो अलाउ किए गए हैं क्योंकि उन्हें वो पैसा नहीं दिया जाता। ये अभी तक की ताज़ा खबर है जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक बड़ा मामला इंतजामिया के नोटिस में लाने के लिए जरूर इस पर जवाबदेही बनती है तो देना भी चाहिए जवाब, और मौजूदा वक्त में तो मुश्किलें और भी हैं। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो हेलो, नाम बताइए कहां से? हेलो हेलो जी जी वही नाम वन पनु कत पे?
हेलो, आदाब आदाब। आदाब जी। हाँ साहब, हम श्रीनगर से बोल रहे हैं। बात इस तरह से है जी। हाँ, बच्चों ने मास्टर डिग्री टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी में की है। अच्छा जी। उनको लगभग 5 साल हो गए हैं बेचारों को किए हुए। अच्छा जी। ना उनके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है, ना कुछ निकलती है। मेहरबानी करके आला हुकाम पे ये पहुंचाने की गुजारिश करें आप। बिल्कुल जगह है हमारे पास, लेकिन शायद एसएसआर भी अभी वो नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्या मसला है वहाँ पे। लेकिन ज़रूर अगर टूरिज्म सेक्टर नए नए हम डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ बना रहे हैं तो वहाँ पर तालीम याफ्ता रोजगार नौजवान को अगर रोजगार मिलता तो सबसे अच्छा होता। बात आपने रखी है, ज़रूर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में इन चीज़ों को भेजा जाएगा। मास्टर डिग्री किया टूरिज्म भी किया सर। जी जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं। जी जी। क्लास 4 फार्म लिस्ट लिस्ट कम दो द्राव लिस्ट। अच्छा। तो वन ड्यूटी द्राय जम्मू कश्मीर आय सो लड़की करस मुलाजिम मुश्किल अच्छा मैं ऑर्डर क्या जिसने दिवा अगर सो ड्राई लिस्ट अंदर आस ना पाओ ऑर्डर्स क्या दलील छे लिस्ट सो। अच्छा लिस्ट कोड के लिस्ट वन तो गवर्नर साहब दफ्तर लिस्ट क्या जरूरी है। चलो सटा शुक्रिया कॉल करना। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। साहब मैं डलगेट आबी बुशवारा से बोल रहा हूँ। मैंने काफी बार आपको फोन किए हैं। बिलाल मेरा नाम है जी। तो हमारा एरिया जो है इसका नाम है, एक रोड तो नहीं है, पाथ है, ये पेडिस्ट्रियन माल रोड, खासकर टूरिस्ट एरिया है ये जी। पिछले 3 साल पहले यहाँ पे ड्रेनेज बनाया था लौड़ा वालों ने, तो फिर वो भी अधूरा रखा और जो हमारा वो रोड था उसमें टाइल लगे थे वो सारा खत्म हो गया। और फिर आपने भी अपना टीम को भी भेजा था, उसने भी क्लिप उठाई थी यहाँ पे, और आज तक कोई सूद नहीं ले रहा है इसमें। मैं एलजी इंतजामिया से अपील करता हूँ कि एक बार प्लीज आबी बुशवारा पेडिस्ट्रियन माल रोड की हालत देखिए, जो कि बिल्कुल डल लेक के बगल में है। अपोजिट बिलवाड़ के अपोजिट में एक लिक रोड जा रहा है, आपको पता होगा शायद। जी जी जी। ये आपने क्लिप भी उठाई थी। अच्छा तो मुझे एक चीज बताइएगा, जो मकामी कॉर्पोरेटर आपके हैं जिनके जिम्मे इतना ही काम है कि वो छोटी छोटी ये चीज़ें सड़कें बनाएं, गली कोचों की मरम्मत करवाएं, ड्रेनेज कहीं ब्लॉक है वो करवाएं, क्योंकि ये सारा तो आजकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हदूद के अंदर ही है, उनके दायरे इख्तियार में है। क्या उनसे कभी आपकी बात हुई? हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगा। और जब ये ड्रेनेज बन ही रहा था स्टार्टिंग में 3 साल पहले, और दिसंबर का महीना था और एसएमसी और हाउसिंग वाले आए थे, अभी बन ही रहा था वो ड्रेनेज, और उन्होंने बोला हमको टाइल लगाना है, वो भी दिसंबर के महीने में। हमने उनको बोला आप क्या बोल रहे हो कि अभी दिसंबर में आप टाइल लगाओगे इधर, अभी तो ये काम चल रहा है, क्योंकि उनको पैसे निकालने का गर्ज था। बिल्कुल। फिर वो नहीं आए, उस टाइम नहीं आए। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, इसी रोड पे हमारा एक छोटा सा पुल है, छोटा सा हल्का सा, जिसको कलवट बोलते हैं। एक हाउस बोट में आग लगी थी और फायर सर्विस की गाड़ी आई वहां पे, तो उसी में घुस गई, वो पुल टूटा। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन भी कर दी, लौड़ा वालों को भी की, सबको की, मगर कोई भी उस पुल को, हम खुद पे फंड जमा करके उसको ठीक करते हैं। हमने 3 बार उसको ठीक किया, लौड़ा वालों के पास गए, एप्लीकेशन डाल दी, और वो बोलते हैं कि अगले साल में अब इसको नए वर्क प्रोग्राम में रखा है। हमको कितनी तकलीफ हो रही है कि हम क्या बताएं आपको। प्लीज इसमें कुछ एलजी इंतजाम से अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया जी कॉल, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। नेक्स्ट कॉलर, अपना नाम बताएं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद बेमना जी खालिद साहब। अर्ज की मैं करो ये ब्रो से अर्ज की तो डीप ड्रेन मुतलिक आनस 2009 मज बनाओ तो ये बेमना बिलाल कॉलोनी तो ये मोहम्मदिया कॉलोनी मेन रोड पे डीप ड्रेन कट एंड कवर 2009 मज गई शुरू 2010 मज गई कंप्लीट। तम सात वो वारियन मकान नुकसान तम सात वो तिमन कि कम खतर बनाओ तुम दोपन लिंक ड्रेन सीवरेज वगैरह नीर महल मज सह कनेक्ट तन पे गई वनुक तान 10 वरी 10 वरी गई और तिमन गई एरा वाले गई एचडीए वाले गई म्यूनसिपलिटी ती गई वन हुमन कर कनेक्ट ब्या वन हुमन कर कनेक्ट वनुक तान गई 10 वरी 10 वन आय ना कनेक्ट कर मे करो अम ब्रो तुम फोन तो अत बारस मज तुम
क्या कार्रवाई तो मुतलिका हुकाम तिम तान वात तो यह शेष मगर आज तान गो ना कह पेशरफ ये सात इन नश ग वन एरा वाले गोस बह तो वन ना SDA वाले कर SDA वाले वन ना म्यूनसिपलिटी कर पता यह कमिस कर मगर जोड़ान कहें प्लीज अत कुन दी वो आव पर त्राव मैगडम तव अत त्रा ठीक ये करो एडवाइजर सब ने नोटिस मज अन्नाव यह मामले कि यह गोस पता गो लगुन कि यह कमिस डिपार्टमेंट यमन सी लुख वो रबत कर वन ना तो ठीक कर तिज त्रे महकम त्रनवे सरेंडर कर अकिस कुन दिवान लेकिन कहन यह मट कि अहन मोन इलाक बह शेरन मेन कम दरअसल पन्नी जिम्मेवारी नश हर कह यहां बचुन सू बोड़ वजह कि अवाम वनकस परेशान क्या कह यहां कि वल बह हम यह मट वल बह कर क्या तेल अकाउंटेबिलिटी पैदा गसान पे गो वन क्या कर सह वन मे नश आज हमिस डिपार्टमेंटस अमिस पी वन लगन 8 दो तम गो ब्या मामले खड़ा। चलिए जी बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर अपना नाम बताएं कहाँ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम गुलाम नबी डार। जी डार साहब। अच्छा जी बजानी जेबी पर नजदीक डार मोहल्ला वार्ड नंबर 2 अहन अच्छा मस्जिद मजबाग सू ड्रेन आमज सड़क अत कोचस अत डॉक्टर मेन डॉक्टर सड़े बच्चे गसान तथ मन मुशुक तमन वोतमत कंडोमेंट बोर्ड वोल करान कह चार तुंद सत अगर करान एग्जीक्यूटिव अफसर सो कत तम वुचान तुज मेहरबानी चलो इंशाल्लाह जरूर शुक्र गुजार कि तुम मे कत बोजा तो वन चलिए जी लास्ट दो कॉल जरा बैक टू बैक दे दीजिएगा। कौन कौन है? 2 कॉल्स दे दीजिएगा, ट्रांसफर कीजिएगा। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कुपवारा जी नाम वनी वस पन गुलाम अहमद बट जी बट सर वनियो मतलब 10 वरी गए वाटर सप्लाई कह आप फिर बिल विल कत गई ऑफिसर नश तो गई एम कोर पे 10 वरी गई पत्म आब कहें। बट सर मे वन तो अत अमे स्कीम नाव क्या पे वन अत लज कम अत कोर पोस खर्च मगर आब न तहसीलदार कोरा महल बोनी भट वारे खिलाफ बिल दिन कड़ने कागजी तौर आब चलान मगर यह प्रैक्टिकली आव ना वो पुरसाव महकम कन लाइन मैन वाइन मैन तमो दोप लाइन आम सह पाइप मगर तमो कयक ठेकदारों अत ऑफिसर तो सत गोस पूर तथ कत गया यह पोस द्राम तो ये कुछ कुछ मुलवस यह ऑन ग्राउंड यह सिचुएशन आब कह पत्मो 10 वरी। चलो शुक्रिया कॉल करने में। चलिए लास्ट कॉल दीजिएगा। हेलो वालेकुम गवर साहब। जी वालेकुम सलाम। गवर साहब एजाज साहब बोल रहा हूँ अनंतनाग से। जी एजाज साहब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि करप्शन के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे खाली करप्शन हो रही है। जैसे कि आपने आज खुद बता दिया कि एडीसी में बहुत सारे अफसर इन्वॉल्व है जी, लेकिन मेरा एक ही कहने का मतलब है इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ली जाती है सर। देखो असेसमेंट तो इनको करते हैं लेकिन 2-4 साल के बाद इनको फिर से रिलीज करते हैं। एक तो ये 2-3 साल का तनख्वाह भी लेते हैं, ऊपर से फिर से करप्शन आ जाती है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जो भी इसमें मुलविस हो, जो भी इसमें फंस जाए, एक बार इनको फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई जाए। सर मेरा एक ही कहने का मतलब है, क्योंकि मेरा 50 करोड़ रुपए का धंधा है, कम से कम 8-10 करोड़ रुपए मैं जीएसटी भरता हूँ सर। क्या मैं जीएसटी इन लोगों के लिए जमा करता हूँ कि ये करप्शन में खाए, अपने घर बनाए? मैं इतनी मेहनत करके जीएसटी जमा करता हूँ, अपना खून पसीना एक करता हूँ, फिर मैं जीएसटी जमा करता हूँ। क्या मेरा पैसा इसी तरह से जाया हो जाएगा, वेस्ट होता है? मुझे इसका जवाब चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टैक्स पेयर्स का सवाल यही है हर जगह से कि जब हम टैक्स देते हैं इसलिए कि रियासत में तरक्की हो, रियासत आगे बढ़े, रियासती आवाम के लिए काम हो। लेकिन अगर ये किसी के घर में जाएगा और इसको चोर दरवाजे से लेने की कोशिश की जाएगी तो टैक्स पेयर खामोश नहीं बैठ सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने जितने भी आपने किसी भी अफसर कोई भी फंसा हुआ है, लेकिन 2-3 साल के बाद वो रिलीज हो जाता है और तनख्वाह भी 2-3 साल का लेता है। दरअसल CSR रूल में ये जो रूल हमारे हैं इसमें भी कुछ सख्ती लानी पड़ेगी ताकि ये प्रोबेशनरी अफसरों पर अगर कार्रवाई होगी तो बाद में भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए जी आपका, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। फटाफट से 2 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। पहले वजीर आज़म
नरेंद्र मोदी साहब की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग के हवाले से आपको बात बताएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक के बाद एक मीटिंग चल रही है और इन मीटिंग के बीच खबर यह है कि मरकजी काबीना में रद्द-बदल का आसार साफ नजर आ रहे हैं। इन्हें मरकजी काबीना में तोसी हो सकती है, इस सिलसिले में भी मीटिंग्स हो रही है और 5 रियासतों के अंदर होने वाले चुनाव हैं। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपनी पार्टी हेडक्वार्टर से लेकर वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर तक मीटिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। और इस बीच मुलाकातें कई रोज से जारी हैं। माना जा रहा है कि कोई बड़ी तब्दीली शायद मरकजी काबीना में हो सकती है और वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में जब इजलास होगा तो शायद इस पर कोई हतमी फैसला या मोहर भी लग सकती है। वज़ीर-ए-आज़म की अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। गुज़श्ता रोज से मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान होने वाले जो कामकाज हैं उनका जायजा भी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से लिया गया। लेकिन कई रोज तक ये मीटिंग्स फिलहाल कल से जो शुरू हुई हैं जारी रहने का अभी तक जो ज़राए के हवाले से इतलात मौसूल हो रही कि शायद ये मीटिंग जब जारी रहेंगी तो कोई बड़ी तब्दीली का भी इम्कान है। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएं कि लक्षद्वीप के अंदर हुकूमत की तरफ से कार्रवाई की गई है, जहां पर सरगर्म कारकुन और मारूफ अदाकारा आयशा सुल्ताना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर ये कि यहां पर एक सीनियर रहनुमा के खिलाफ दरअसल एक बयान सामने आया था और लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर पर बयान का मामला अब काफी ज्यादा सुर्खियों में है। अदाकारा आयशा सुल्ताना के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी बात यह कि कुछ दिन पहले प्रफुल्ल पटेल को उनकी तरफ से बायोलॉजिकल हथियार या बायोलॉजिकल वेपन के नाम से करार दिया गया था और अपने बयान पर अलग इस वक्त अदाकारा की तरफ से आयशा सुल्ताना ने सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी पार्टी पर, किसी मुल्क पर मुल्क का नाम नहीं लिया, बल्कि एक शख्स का नाम लेकर उन्हें बायोलॉजिकल वेपन उन्हें रेफर किया है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई इस वक्त गैर कानूनी अमल है। लेकिन दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरफ से भी आयशा सुल्ताना को इस वक्त निशाना बनाने के लिए सरकार की नुक्ताचीनी हो रही है। आयशा सुल्ताना वो सरगर्म कारकुन है, टॉप 10 एक्टिविस्ट में इनका नाम दुनिया भर के अंदर भी शामिल हो चुका है, जहां पर मुख्तलिफ मामलात हमेशा हुकूमत के सामने वो रखती रही हैं। और बड़ी बात ये कि साउथ इंडियन फिल्मों में भी कई बार ये यानी आयशा सुल्ताना नजर आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लक्षद्वीप के यूनिट सदर की तरफ से अब्दुल कदीर की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी पुलिस के सामने, जिसके बाद अभी एक कार्रवाई हुई और जो ये कार्रवाई हुई है लक्षद्वीप से आवाज़ जम्मू कश्मीर से आई है और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए साफ कर दिया है कि आवाज़ उठाना तो जायज़ है, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो जायज़ आवाज़ भी है उसे गैर कानूनी तौर पर दबाने की भी कोशिश की जा रही है और वो आयशा सुल्ताना के साथ है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि बात लक्षद्वीप की, लेकिन रिएक्शन जम्मू कश्मीर से। और अब खबर ये भी है कि इस अदाकारा के लिए और इस एक्टिविस्ट के लिए न सिर्फ लक्षद्वीप के अंदर लोग खड़े हो रहे हैं, बल्कि लक्षद्वीप के बाहर भी और पूरे मुल्क से भी इसकी आवाज़ आ रही है कि इस तरीके की कार्रवाइयाँ जो हैं वो राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ हो रही हैं। तो 10 बज चुके हैं जी, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे और आसिफ रशीद को आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप बने रहेंगे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ पर हर पल एक नई खबर होती है और तज्जिया और तबसरे के साथ खबर आपके सामने रखते हैं, इसलिए आप बने रहेंगे हमारे साथ। मुझे देंगे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि अपना फीडबैक भी देंगे। अल्लाह हम या नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।